श्रीमती कमला देवी जी है, बीडीसी की सदस्य हैं गुजरात से, वो पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही है। मैं निवेदन करूंगा नड्डा जी से कि वो आए और उनको पार्टी में शामिल करें। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। धन्यवाद नड्डा जी। आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नड्डा जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे स्वतंत्र सांख्यान जी, जिला के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको भी आपने सुना, त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे सुरेश चंदेल जी, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी, हंसराज ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष, पवन ठाकुर जी, मंडल के महामंत्री, पेरीराम टैगोर जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य, ज्ञानचंद जी, पूर्व प्रधान, रमेश जी, बीडीसी के मेंबर, श्रीमती रेखा देवी, प्रधान कुंजवाड़, श्री दिलाराम जी, पूर्व प्रधान, सुशील जी, हमारे ग्राम केंद्र के अध्यक्ष, श्रीमती रीना देवी जी, बीडीसी की पूर्व मेंबर, ध्यान सिंह ठाकुर जी, रामलाल शर्मा जी, सभी बूथ के अध्यक्षगण और हमारे पुराने साथी, मैं देख रहा हूँ यहाँ धनीराम जी बैठे हैं, हमारी श्रीमती गीता देवी बैठी हैं, डीएसपी खेमराज जी बैठे हैं, भाग सिंह जी बैठे हैं, कैप्टन रोशन जी बैठे हैं, इनसे मेरी मुलाकात भी हुई, धर्मचंद शास्त्री जी हैं, गमरी देवी जी हैं, तुलसीराम शर्मा जी से भी मुझे मिलने का मौका मिला। ऐसे सभी सज्जन वृंद, वरिष्ठ लोगों को मेरा नमस्कार और आप सब देवीय सज्जनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी आपने बड़े विस्तार से त्रिलोक जम्वाल जी को सुना और त्रिलोक जम्वाल जी के साथ साथ फिर आपने थोड़ा स्वतंत्र सांख्यान जी को भी सुना। और आप सब लोग, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, जिसने मेरा साथ नहीं दिया, और जो लोग मेरे साथ इन्हीं पहाड़ियों पर जो आप लोगों ने गांव-गांव घूमने का काम मेरे साथ किया है, ऐसे पुराने साथियों से और माताओं बहनों से मिलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। पीछे मैं कुछ दिन पहले आया था तो यहीं उस तरफ हम बैठे थे, तो उस दिन भी हमारी कुछ बातचीत आपसे हुई थी। और आज चुनाव के समय आप सबसे मैं मिल रहा हूं और अपनी बात को कहने का प्रयास भी करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 12 तारीख को हमारे विधानसभा का चुनाव है और चुनाव होता है तो लोग तरह तरह से अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। कई लोग चुनाव को सुलझाने की ओर ले जाते हैं, कई लोग चुनाव को उलझाने की ओर ले जाते हैं, और विरोधी का काम होता है कि उलझाया जाए। इसलिए वो तरह तरह की बातें खड़े करते हैं, तरह तरह की बातें खड़ी करते हैं। जब मैं पहली बार आया था तो बोलने लगा तो रहने वाला ही नहीं अच्छी है, ये तो दिल्ली चला जाएगा। जब मैं पहली बार आया था तो बोलने इससे ये तो शहरी है, इससे ये गांव की सड़कों में कैसे चला जाएगा, ये तो पहाड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। फिर कहा कि इसका तो घर ही यहाँ है। लेकिन ये उलझाने की कोशिश थी, लेकिन आप लोग सुलझे हुए लोग थे, सबने साथ दिया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि घर घर जाने का तरीका तो मैंने ही सिखाया लोगों को। और पहाड़ों में, गांव में जाके काम करना और वहां जाके उनके आंगन में बात करना, ये काम मैंने ही सिखाया। फिर कहते थे चल नहीं पाएगा। मैं एक एक पंचायत में 10-10 बार गया, घरों से मिला, सब जगह गया, सारे गांव को मैंने पैदल पालंगड़ियां देखी, सबका काम किया। लेकिन आप सुलझे हुए थे, इसलिए उलझे नहीं और इलाका भी नहीं उलझा,
इलाका रच गया, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से चर्चा करते समय कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोग चुनाव में बोलेंगे तो बाहर ला जी, आप बोलोगे नहीं मैं अंदर ला हूं तो बोलेगा चाहे तो पारला जी, वारला नहीं। आप बोलोगे नहीं ये मैं वारला ही हूं तो शहरा रहे जी, तुम्हें तो गांव वाले तो है ही नहीं। मित्रों, ये गांव वारला पारला, बड़ा छोटा बाहरी अंदर, इससे बाहर निकल जाओ। ये चुनाव जेपी नड्डा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव त्रिलोक जम्वाल का चुनाव नहीं है, यह चुनाव आपके हकों की रक्षा करने के लिए आपका चुनाव है, आपका चुनाव। जब एक पार्टी आपके हकों की रक्षा के लिए आती है, एक पार्टी आपके हकों को नुकसान पहुंचाने के लिए आती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप बताइए, जब मेरे को आपने मंत्री बनाया, एमएलए बनाना है, तो इसी इलाके में पूरे 5 साल डोजर रहा कि नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? सड़कें निकाली कि नहीं? पहाड़ फाड़े कि नहीं फाड़े? निकली कि नहीं निकली? पक्की की कि नहीं की? डिस्पेंसरियां दी कि नहीं दी? स्कूल हाई किया कि नहीं किया? मिडिल किया कि नहीं किया? ये वोट इसलिए है, ये वारला पारले के लिए नहीं है, ये अपना पराया करने के लिए नहीं है। ये वोट इसलिए है कि आपके हक की रक्षा कौन करता है। इस डिस्पेंसरी में कौन जाएगा? हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे। इस स्कूल में कौन जाएगा? हमारे बच्चे जाएंगे। इन सड़कों पर कौन चलेगा? हमारे लोग चलेंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जब मैं चुनाव हार गया तो काम वहीं का वहीं रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया कि नहीं रुक गया? बीर ब्याणु पानी रुक गया, जब आया दोबारा तब चलाया। जब दोबारा आया तो कोल डैम दिया, 60 करोड़ रुपए की स्कीम। धूमल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी स्कीम 55 करोड़ की, मेरी स्कीम 60 करोड़ की, सबसे बड़ी स्कीम। पानी मैंने उठा लिया, मैं दिल्ली चला गया, यहां दूसरे लोग आ गए, पानी वहीं का वहीं रुक गया। अब जब 5 साल पहले सुभाष ठाकुर आया तो मैंने कहा ये काम पूरा करना है भाई, और मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, तब जाकर के वो पहुंचा। ये आपके हक की लड़ाई होती है। बटन सही दब जाए तो विकास होता है, बटन गलत दब जाए तो घर घर चिट्टा हो जाता है। इसको समझो, इसको जानो। मैं आपके सामने इन सारी बातें क्यों रखता हूं? आप लोगों ने बहुत चुनाव देखे, मैंने भी बचपन से बहुत चुनाव देखे। चुनाव आता था, सड़क बनेगी जी, सड़क बनेगी, सड़क बनेगी। ये हरे पहाड़ में चूना लगा देते थे, ये जाने की सड़क इस पास से जानी, पहले लड़ाई लगा दे, इस पास से जाने, इस पास से क्या नहीं जानी, पहले झगड़ा। ये चुनाव हो गया, बारिश आई, चूना साफ हो गया, 5 साल के लिए आपको चूना लग गया। इलेक्शन आते थे तो पाइपें फेंकवा देंगे, ये पाइपें लगनी, नलका लगना जी, नलका लगना। चुनाव खत्म हुए, रात को ट्रक आया, पाइपें उठाई, चले गए। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो घर घर नलका लगा रहे हैं। मल्यावर में जब मैं जाता था, गर्मी में जाने में हिम्मत चाहिए होती थी। मैं जब मल्यावर जाया करता था तो बहनें लाइन से नीचे से पानी लेकर के जाती थी। आज सबके घरों में बाथरूम है, बाथरूम में पानी है, 24 घंटा पानी है। ये परिस्थिति आकर के तो सही बटन दबा तो सही काम हुआ, गलत बटन दबा वहीं रुक गया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमको तय करना है कि ये 12 तारीख को चुनाव किसका है। त्रिलोक जी तो माध्यम है, कमल का फूल है। कमल का फूल आता है तो आपका विकास होता है, और नहीं आता है तो आपका नुकसान होता है। इसको आपको समझना होगा। इसलिए हम, अब आप बताइए, आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है और नजदीक नजदीक बैठे हैं। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति भी जो बाइडेन भाषण देता है तो ऐसे खोलता है, तब भाषण देता है, फिर लगा लेता है। देखा ना आपने?
यानी अमेरिका भी अभी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, यूरोप भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, अभी उनकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है। मोदी जी ने आपको 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बना करके दी और 219 करोड़ डबल डोज बूस्टर साथ में लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहना दिया और आपके चेहरे से मास्क हटा दिया। यह परिस्थिति ला करके की। सही बटन दबने से क्या होता है? आज हम 100 देशों को वैक्सीन दे चुके हैं, 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे चुके हैं। यानी भारत अब लेने वाला नहीं देने वाला हो गया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज ये जो मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड चिप जिसको बोलते हैं, ये दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया, दुनिया के दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर हो गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरर में हम दूसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में हम 5वें स्थान पर आकर के खड़े हो गए। और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जो इसने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, उस देश को पछाड़ करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई भारत। और ये कोरोना के 2 साल के अंतराल के बावजूद हुए। सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे को बढ़ रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जा रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारी अर्थव्यवस्था बनने को बढ़ रही है। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश की बात ले लीजिए। अटल जी ने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया, आपके घर घर से लोग बद्दी में जाकर के, नालागढ़ में जाकर के वहां फैक्ट्रियों में काम करने लगे। जब अटल जी की सरकार चली गई, वीरभद्र सिंह यहां बैठ गए, 7 साल में आपका इकोनॉमिक पैकेज ले लिया गया वापस। हम देने वाले बनते हैं, वो लेने वाले बनते हैं। आप बताइए, ये जो अटल टनल बना है, जो लाहौल स्पीति लेह लद्दाख को जोड़ता है, ये आर्मी के, हमारे एक्स आर्मी मैन बहुत लोग बैठे हैं, आप बताइए ये भारत के डिफेंस के लिए जरूरी था कि नहीं था? अटल जी ने इसको बनाकर 2002 में इसका शिलान्यास किया, 2003 में सरकार चली गई, 2003 में सरकार चली गई, 2014 तक में सिर्फ 1300 मीटर टनल बना। और जब मोदी जी आए तो 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल बना करके, अटल टनल बन करके आज लाहौल स्पीति लेह लद्दाख को जोड़ दिया। फर्क क्या पड़ा? पहले इस रास्ते से पूरे 6 महीना, मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक, जब तक बर्फ नहीं गिरती थी, लेह लद्दाख फौजियों का रसद जाती थी। और मई में, अक्टूबर में बर्फ गिर जाता था, फिर मई में बर्फ गलता था, तो फिर लाहौल स्पीति का रास्ता खुलता था, तो फिर रसद जाती थी। यानी 6 महीने के लिए इलाका बंद हो जाता था। आपके घरों से एम्प्लॉय जाया करते थे, नौकरियां किया करते थे। अगर बारिश के पहले आ गए तो आ गए, नहीं आए तो फंस गए, और फंस गए तो फिर पूरे 6 महीने के लिए फंस गए। आज अटल टनल बन गया है, 15 मिनट के अंदर इधर से जाओ, 10 किलोमीटर कवर करो और वो लाहौल स्पीति की धरती पर निकल जाओ और पहुंच जाओ वहां पर। ये परिस्थिति आई है और डिफेंस को कितना फायदा हुआ है। लेकिन इन्होंने 1300 मीटर बनाई, हमने 10 किलोमीटर की सड़क बना कर दी। आज ये रेलवे लाइन की बात हो रही है। अब रेलवे लाइन कहां तक जा रही है? वीरभद्र जी बोलते थे रामपुर तक पहुंचाएंगे। मोदी जी ने रेलवे लाइन लेह तक पहुंचाने की बात की है, ताकि हमारा डिफेंस मजबूत हो। अब इसकी भी बात सुन लीजिए। 2015 में कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल का सबसे ऊंचा, उसकी एक छोटी कमेटी होती है, उसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने 2015 में रेलवे लाइन ले तक की परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया। 2017 तक हमको 1 इंच जमीन वीरभद्र जी नहीं दे सके। उसके बाद जयराम आए, जयराम ने जमीन दी, अब पटरी बिछाने का काम शुरू हो गया है। 2 साल के अंदर रेल बिलासपुर पहुंच जाएगी। ये परिस्थिति आती है। कंपनसेशन का काम हो रहा है, कंपनसेशन का हो गया, कंपनसेशन का काम हो गया, कंपनसेशन मिल गया। यानी सरकार सही हाथों में आने पर क्या अंतर पड़ता है वो हमको समझना चाहिए। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज,
ये जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे तो हमने इसका विचार किया था, मैं उनका मंत्री होता था और मैंने कहा था कि एनटीपीसी एनएचपीसी से बात करके ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना है। मैं दिल्ली चला गया, यहां पर जेएस बाली होते थे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, वो इस इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के नगरोटा चले गए। देखा क्या होता है, जब पहरेदार घर में कमजोर हो तो घर में डाका पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी फिर वापस सुभाष ठाकुर जी आए, मैं राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट बना, मैं गया, मैं बाद में केंद्र का मंत्री बना। उससे पहले मैंने बात की, वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर, वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे लेकिन पावर का उनके पास एडिशनल चार्ज था। मैंने कहा मोइली साहब शिलान्यास कर दो, आप काम शुरू करो। बोला आई वॉन्ट टू डू इट, मैं करना चाहता हूं। वीरभद्र डज नॉट अलाउ, वीरभद्र नहीं अलाउ करता है। तो मेरे मुंह से उस समय निकला था, टाइम विल कम व्हेन यू विल आल्सो नॉट बी देयर एंड वीरभद्र विल आल्सो नॉट बी देयर। समय आएगा न तुम होगे न वीरभद्र होगा, लेकिन हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वो बन के रहेगा। फिर सुभाष ठाकुर यहाँ आए, मैंने नए कागज बनवाए, नए पर्चा बनवाया, दिल्ली गए, पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर को बैठाया, अनुराग ठाकुर हमारे एमपी थे उनको बैठाया, मैं खुद बैठा और उसके बाद एनटीपीसी एनएचपीसी को लगा करके साइन करवाया। साइन करवाने के बाद 300 करोड़ रुपए यहाँ बंदला के लिए दिलवाया। आज वो ताज के रूप में हमारे सामने सजा हुआ है, देश का पहला इंजीनियर। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये क्या ऐसे ही मिल जाता है? या आओ ले जाओ, ऐसे होता है क्या? 1475 करोड़ रुपए का है। आजाद भारत में 1475 करोड़ रुपए की कोई स्कीम कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी है, और मोदी जी ने हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में बिलासपुर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 24 करोड़। हमारी आबादी है 60 लाख 70 लाख। उनको भी एक एम्स मिलता है और हम भी एक एम्स लेकर के आते हैं, और वो भी बिलासपुर में लगाते हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए। और आने वाले समय में अब किसी को भी पीजीआई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे उत्तम इंतजाम यहां पर आपको मिलेगा। दुनिया की बेस्ट मशीनरी आई है, दुनिया का बेस्ट फैसिलिटी आई है। 22 ऑपरेशन थिएटर हैं, टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास के 22 ऑपरेशन थिएटर। किस तरीके का काम किया गया है समझो। और 5 साल के अंदर शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हो गया। आप सोचिए ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, और इसका एक एक डिजाइन मैंने खुद देखा है, एक एक डिजाइन। अब इसमें भी आप फर्क समझ लीजिए, वीरभद्र जी ने हमको जमीन दी, हमको एडिशनल जमीन चाहिए थी, नहीं मिली। जयराम जी की सरकार आई, हमको एडिशनल जमीन मिली। मैंने नेशनल हाईवे के नीचे से 2.5 करोड़ का टनल निकाल करके उधर ऑडिटोरियम बना दिया और उसको और सजा दिया पूरी अच्छे तरीके से। लेकिन इसकी एक एक डिजाइनिंग में मैं खुद इन्वॉल्व रहा। त्रिलोक जमाल को पता नहीं मैंने कितनी बार फोन कर करके इसके एक काम करो, ये करो, ये पास कराओ, ये पास कराओ, मुझे आज शाम तक चाहिए, मुझे आज शाम तक चाहिए, मुझे आज करके देना है। तब जाकर के 5 साल में 2 साल कोरोना को जोड़ ले तो 5 साल में ये 1475 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मित्रों, मैं बहुत सी कहानियां आपको सुना सकता हूं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जब आपके हकों की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं रहती, आपके हकों की रक्षा करने वाले नेता नहीं रहते, तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। यहां इन सड़कों की मैं बात करूं, जब मैं एमएलए नहीं रहा तो आपने देखा होगा कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, रुक गया सारा काम। और फिर से जब मैं वापस आया तो काम तीव्र गति से चला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये त्रिलोक जम्वाल का चुनाव नहीं है, ये मेरा चुनाव नहीं है, यह देश के अधिकार को संभालने का चुनाव है और प्रदेश को आगे ले जाने वाला चुनाव है। इसको आप समझिए। जहां तक त्रिलोक जी का सवाल है, मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि ये ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनको जो जिम्मेदारी पिछले 32 सालों में दी गई है उसको इन्होंने पूरी बखूबी ईमानदारी से निभाया है। और तब
जांचा परखा व्यक्ति को टिकट दिया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये 24 कैरेट सोना निकलेगा। पूरी ईमानदारी से आपका काम है। ये इलाके में आपको मिलेगा, ये आपके पूरी ताकत के साथ मिलेगा और ये पूरा काम करेगा। और ये सारी चीजों को, बड़े कामों की मॉनिटरिंग मैं खुद ही करता हूं, तो वो भी मैं करूंगा और जो छोटे काम होंगे उनको ये करेंगे और जो कुछ भी होगा उसमें मैं भी अपने आप को पूरा लगाऊंगा, जो कुछ भी हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये आपके समय ऐसा है जिसमें आपको चुनाव को, और यहाँ बैठे लोगों पर मुझे कोई चिंता नहीं है, आप तो वोट दोगे ही दोगे। आखिर इतनी गर्मी में आके बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मेरे साथ मोहल्ले में, पहाड़ों में, हर गांव में आप घूमे हो, मैं तो आप सबको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप में। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि 12 तारीख तक अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में, अपने अड़ोस में सबको तैयार करो, सबको जोड़ो और सबको जोड़ करके एक तरफा कमल के निशान पर, फूल पर मोहर लगे, इसकी चिंता करो। उस पर चिंता करेगा, उस पर काम करेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। जहां तक त्रिलोक जी का सवाल है, चुनाव तक आप इनकी रक्षा कीजिए, चुनाव के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये आपकी रक्षा। इस इलाके के विकास में हम सब लोग जो योगदान कर सके हैं वो हमने करने का प्रयास किया है, आगे और भी करेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे विकास के नई नई संभावनाएं आती हैं, उन नई नई संभावनाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, वो हम जरूर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास मैं समय समय पर आऊं। हालांकि सच्चाई में आपको बताना चाहता हूं, देश इतना बड़ा है कि घूमते 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 बहुत लंबा समय लग जाता है। एक एक प्रदेश में जाने में 8-8 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि इतनी जगहों पर जाना पड़ता है। और हर एक जगह, अब यहाँ से हटेंगे तो त्रिपुरा का इलेक्शन आ जाएगा, वहाँ से हटेंगे नागालैंड का चुनाव आ जाएगा, वहाँ से हटेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव आ जाएगा, वहाँ से हटेंगे छत्तीसगढ़ का चुनाव आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव भी लगे रहते हैं, हमको उसमें व्यस्त भी रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी मॉनिटरिंग मैं पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी करता रहूँगा आपकी और आपके विकास के काम को देखता रहूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।